सोशल विश्वविद्या में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र चैप्टर 4 है। महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड के प्री बोर्ड आने वाले हैं, सभी ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के नोट भी करते चलेंगे। सभी बच्चे अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आप किसी भी स्टेज से देख रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। चैप्टर के नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और देखिए यहाँ CBSE क्लास 10th अर्थशास्त्र और महत्वपूर्ण प्रश्न है और NCERT बेस्ड है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने कॉपी पेन लेकर के नोट भी करते जाइएगा। इसमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और पॉइंट में बताया हुआ है, आंसर भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वीडियो का पूरा देखिएगा। चलिए हम अपना ज़्यादा टाइम लेते हैं, अपने वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुविकल्पिक प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा 1991 में। यहाँ नीचे आपका आंसर भी दिया हुआ है, तो इस तरह से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कि अपने अधिक लाभ के लिए करती है, और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत में अपने संयंत्र कहाँ स्थापित किए थे? तो ये देखिए चेन्नई में किए थे, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो देखिए आप कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, आयात पर कर बढ़ाना। नीचे देख सकते हैं आंसर भी दिया हुआ है। और अगला है फिफ्थ है, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। तो ये देखिए प्रश्न हमारा है, और यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा, उत्पादों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। तो यहाँ आंसर देख सकते हैं। और चलिए अब अगला प्रश्न देख सकते हैं कि विदेशी व्यापार किन के बीच होता है? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। यहाँ पे देखते जाइए। और अगला है, सेज क्या है? तो एक आर्थिक क्षेत्र है, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ नीचे भी देखिए दिया हुआ है। और निम्न में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? तो उर्वरक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और ये देखिए अब हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? तो देख सकते हैं पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा कृषक क्षेत्र में। अब हम 1 अंक वाला प्रश्न देख रहे हैं कि 1 अंक वाले प्रश्न है। तो पहला है, देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, एक कंपनी जो 1 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। सेकेंड है, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीदने में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? तो निवेश कहते हैं। अगला है, वैश्वीकरण क्या है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, व्यापार एक अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न है, आयात पर कर है। और अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो अभी हमने देखा था कि 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। और हम चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं कि विदेशी व्यापार किन के बीच होता है? तो अभी हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। टाटा मोटर्स, मोटर गाड़ियां, ये हमारा उदाहरण है। अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर कब भारत आई थी? तो 1995 में। अगला है, किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबक से कम लाभ हुआ है? तो देख सकते हैं कृषि क्षेत्र से वैश्वीकरण से कम लाभ हुआ था। और अगला हमारा है प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? अधिक लाभ के लिए।
अगला है वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होगा? तो उत्पादों से पहले से अधिक प्रतियोगिता। अब हम देख सकते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 3 और 5 नंबर का प्रश्न हमारा है, तो इसे हम चलिए करते हैं। अब हमारा पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? तो यहाँ आंसर देखिए कि उत्पादन पर नियंत्रित करने की विधियां। पहला है संयुक्त उपक्रम विधि, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, छोटे उत्पादकों से माल खरीदना और अपने ब्रांड का इस्तेमाल करें। अब अगला है हमारा प्रश्न सेकंड, किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? तो यहाँ देख सकते हैं कि किन कारणों से आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ देखिए आंसर है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, और सेकंड है प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, और थर्ड है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, और फोर्थ है कीमतों में वृद्धि, और फिफ्थ है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम कार्य संतोषजनक न होना, और सिक्स्थ है भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार। यहाँ एक और मात्राएं होगा तैयार पे। अब अगला प्रश्न है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है और हमारा आंसर है, पहला पॉइंट है, और ये दूसरा है कि परिवहन तकनीकी में कई सुधारों ने दूर दूर स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया, और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार के विभिन्न देशों आपस में जुड़ कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें देखिए कि थर्ड है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख करें। तो आंसर है कुप्रभाव मतलब क्या पड़ा वैश्वीकरण से। तो देखिए यहाँ 5th पॉइंट दिया हुआ है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योगों जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर आदि उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ा, और फलस्वरूप काफ़ी इकाई बंद हो गई, मतलब काफ़ी बंद हो गई, और श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि, और श्रमिकों के आधार पर नियुक्ति किया गया। और फोर्थ है श्रमिकों को संरक्षण और लाभ नहीं मिल रहा है। और फिफ्थ है कि श्रमिकों के अधिक घंटे तक काम करना आम बात हो गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और यह सरकार की भूमिका है, और यहाँ 5th पॉइंट दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी तरह आप भी अपने एग्जाम में पॉइंट में ही लिखेंगे। पॉइंट में लिखने पर अच्छे नंबर मिलते हैं, और आप बेशक कोशिश कीजिएगा कि जितना से ज़्यादा हो सके आप पॉइंट में ही करिएगा। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखिए आंसर है, यहाँ 5th पॉइंट में दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प हो गया, कि वो उनके पास ऑप्शन हो गए। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादन मतलब कम पैसे में अच्छा किस्म के पदार्थ मिलने लगे, और लोग पहले की तुलना में आज उच्च तर जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं। और उद्योगों और सेवाओं के नए रोजगार उत्पन्न हुए, और उद्योग कच्चे माल इत्यादि को आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनी समृद्ध हुई। तब समृद्ध मतलब आगे बढ़ने लगी। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेश व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोध क्यों लगाया? तो ये देखिए अब नीचे क्वेश्चन है, और हमारा 2 पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। और आप भी भरसक प्रयास करिएगा कि इसी तरह पॉइंट में ही आंसर लिखें, और अभी कॉपी पेन पर नोट भी करते हुए चलिएगा, ताकि आप आसानी से बाद में इसे पढ़ सकते हैं। कहीं से भी आप देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन है? तो देखिए यहाँ 4th पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप निजी निवेशकों को बढ़ाने का अधिक अवसर मिला। और सेकंड है कि विदेशी विनिमय कोष भंडार बढ़ गया। और थर्ड है कि IT उद्योग का विस्तार हुआ। और फोर्थ है कि सरकारी राजस्व में वृद्धि। अब इसी तरह से हमारा 9 प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या है और इसके क्या कार्य है? क्या यह वास्तव में अपने कार्य पूरा कर रहा है? तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बन रहा है विश्व व्यापार
संगठन क्या है, इसके कार्य क्या है, मतलब ये काम क्या करता है, और वास्तव में अपने कार्य को मतलब ये पूरा यहाँ इस तरह से भी आपको एक भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ 3 पॉइंट दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संघ WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। और कार्य है यहाँ पे देखिए हमने पूछा था कि विश्व व्यापार संगठन, तो देख सकते हैं ये विश्व व्यापार संगठन में लिख सकते हैं आप 1 या 2 नंबर में आएगा। तो इसका कार्य है कि विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। और वास्तविकता देखिए कि विकसित देशों से अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा, और दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन ने नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार और से हटाने के लिए विवश किया। ये विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं? तो विकसित देश वो होते हैं जहां पूरी तरह से विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, वो आगे के सोच रहे हैं। और विकासशील देश वो होता है जहां अभी प्रोसीजर में है, उनका विकास अभी चल रहा है, उसे हम विकासशील कहते हैं। जैसे हमारा भारत है अभी विकासशील देश है, हमारे देश में बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। और विकसित देश जैसे आप कह सकते हैं जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे कह सकते हैं विकसित देश हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है विदेश व्यापार और विदेश नीति में अंतर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विदेश व्यापार, विदेश निवेश, यहाँ निवेश है और इसके अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, पूंजी निवेश आता है। इसी तरह आपको भी पेपर में लिखना है। अगला है विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ पे देखिए पॉइंट देखते जाइए और लिखते भी चलिएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है की स्थापना की जा रही है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुधार, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और ये देखिए 2 पॉइंट नीचे भी हमारा है यहाँ पे 3rd और 4th। तो इस तरह से इससे भी करते हुए चलिएगा और आप इस कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा और इसे लाइन बाय लाइन लिखते भी चलिएगा, क्योंकि लिखने से होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेश व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोध क्यों लगाए। तो यहाँ देख सकते हैं 4th पॉइंट है हमारा कि विदेशी प्रतिस्पर्धा देश के उत्पादों की रक्षा करना। और स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था और स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय उद्योग स्थापित किए गए और उद्योग को विकास के लिए विदेश व्यापार पर रोक आवश्यक थी। यहाँ देख सकते हैं। और हमारा 3rd है इस तरह से, 4th है, तो आप करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए। और हमारा अगला है कि किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ पे आंसर है। और यहाँ 5th पॉइंट में दिया हुआ कि राज्य कोषीय घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन वृद्धि, खनिज संकट और विदेश विनिमय के भंडार में कमी, कीमतों में वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम कार्य संतोषजनक न होना। अगला हमारा प्रश्न है इसी तरह से विदेशी व्यापार से क्या लाभ है। तो यहाँ देखिए 5th पॉइंट में दिया हुआ कि विदेशी व्यापार से क्या लाभ होगा। तो विदेशी व्यापार से एक दूसरे देश से विदेशी मुद्रा, मतलब दूसरे देश में हम व्यापार करेंगे तो विदेशी मुद्राएं आएगी, इससे सहायता मिलेगी, मतलब कोई और कार्य करने में। और संसाधनों को अधिक क्षमता में उपयोग और हमारा काम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यह विकास की संभावना और रोजगार में सुधार होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगा, लोगों के जीवन और बेहतर होगा, व्यावसायिक इकाई के में विकास की संभावना, मतलब हमारा देश विकसित की ओर बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारे विदेशी व्यापार से लाभ होते हैं। और अगला प्रश्न है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। तो देखिए प्रश्न है और आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसी तरह से आप भी नोट करते हुए चलिएगा। और बार बार मैं कह रही हूँ कि इसे आप पॉइंट में ही लिखिएगा, पॉइंट में लिखने पे अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का
देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रित करती है, कोई 3 बिंदु समझाइए। तो उत्पादन पर नियंत्रित करने की विधियां, तो संयुक्त उपक्रम विधि, स्थानीय कंपनियों को क्रय करना और छोटे उत्पादकों से माल खरीदना। अगला प्रश्न हमारा है, और ये देखिए, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन। शायद हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए आंसर, ताकि आसानी से कर लेंगे, और इसे हम कर चुके हैं। 18 नंबर के प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या अर्थ है, इस विशेषता बताइए। तो ये देख सकते हैं, इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की क्या विशेषता है। ये देखिए हमारा प्रश्न है, आंसर के विशेष आर्थिक क्षेत्र जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं की जाती है कम। और विशेषताएं यहाँ देख सकते हैं कि अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश कर आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़े, उपभोक्ताओं को नई वस्तुओं सस्ते दामों पर मिले। अब अगला प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का अर्थ बताइए, इसकी 2 हानियां भी बताइए कि विश्व व्यापार संगठन जो है। तो ये देख सकते हैं आंसर कि 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश द्वारा आप व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर जिस संगठन का सहायता हुई उसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कब हुई थी, तो 1995 में। और हानियां देख सकते हैं, इस तरह से 2 हानियां भी लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट करें। तो आंसर है सरकार की भूमिका। यहाँ देखिए सरकार की भूमिका 5 पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप भी इसी तरह से पॉइंट में नोट करते हुए चलिए जल्दी जल्दी, और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ में आएगा। और पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, आपको प्री बोर्ड में भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्री बोर्ड भी आपका आने वाला है। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार और विदेश निवेश में अंतर। तो हमने अभी ऊपर करा भी था इस क्वेश्चन को, फिर से आप देख लीजिए कि ये विदेश व्यापार है और विदेश निवेश है। तो विदेश से वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य को विदेश व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। और विदेशी निवेश अधिक लाभ कमाने के लिए उद्देश्य है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश में अपने धन से उत्पादन इकाइयों की स्थापना करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। चलिए आज की वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और सारे आप पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और हम काफ़ी टाइम भी लगता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।